आज आपको सिर्फ 31 अक्टूबर से जो शुरू होने वाली पदयात्रा है उसके संबंध में बातचीत करनी है। बाकी संगठनात्मक बातचीत आप लोग इमरान लतीफ जी के साथ अपने जिलों में मीटिंग बुलाने पे या सम्मेलन करने पे करते रहिएगा। जो एक दूसरे से शिकायत है उसका भी निराकरण कीजिएगा। लेकिन आज की मीटिंग का उद्देश्य बहुत सीमित है और मात्र इतना कि आप 31 अक्टूबर से शुरू होने वाली पदयात्रा में, जिसमें एक बड़ा हिस्सा सुल्तानपुर का है, प्रतापगढ़ का है, प्रयागराज का है, फिर अयोध्या का है, तो इन 4 प्रमुख जिलों से होते हुए यात्रा जाए। जब सुल्तानपुर की रैली होगी तो उसमें भी करीब 5-7 हजार लोगों की रैली होनी है। जब यात्रा यहाँ पे पहुंचेगी उसमें आप कैसे भूमिका निभाएंगे, और प्रयागराज से जब यात्रा शुरू होगी वहाँ भी 5-7 हजार लोगों की रैली होनी है। ऐसे ही प्रतापगढ़ में होनी है, अयोध्या में होनी है, तो उसमें आप भूमिका क्या निभाएंगे। और दूसरी बात यह कि पदयात्रा में कितने दिन चलेंगे। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण पदयात्रा है। हमने 2 विषय रखा है, एक रोजगार दो और दूसरा सामाजिक न्याय दो। जब हम कहते हैं रोजगार दो तो आप जाहिर सी बात है जानते हैं कि आज की तारीख में एसएससी का पेपर लीक, सिपाही का पेपर लीक, दरोगा का पेपर लीक, लेखपाल का पेपर लीक, पीसीएसजे का पेपर लीक, उत्तर प्रदेश में पेपर लीक एक सच्चाई बन गई है और सरकार इसमें पूरी तरीके से शामिल है। घूसखोरी लेके, रिश्वत खा के भारतीय जनता पार्टी के नेता आपके जीवन से खिलवाड़ करते हैं, पेपर लीक करवाते हैं। दूसरा विषय जब मैं कहता हूँ रोजगार दो, तो रोजगार दो का मतलब सिर्फ नौजवानों तक सीमित नहीं है कि कृषि का क्षेत्र आज की तारीख में बर्बाद हो रहा है। वहाँ खाद की बोरी के लिए किसान आत्महत्या कर रहा है, कर्ज के बोझ के तले किसान आत्महत्या कर रहा है। आज सिंचाई की लागत, डीजल की लागत, खाद की लागत इतनी महंगी हो गई है कि जब आप फसल का उत्पादन करते हैं और बेचने ले जाते हैं मंडी में, तो जो फसल का वास्तविक दाम, जो लागत मूल्य होता है, वो भी नहीं मिलता। प्रधानमंत्री जी ने 10 साल पहले कहा था कि हम 2 गुना कीमत देंगे, वो तो बहुत दूर की बात है। जो लागत कीमत है वो भी किसानों को नहीं मिल रहा है। तो कृषि क्षेत्र में बहुत बड़े पैमाने पे बेरोजगारी देखने को मिल रही है। तो जब हम रोजगार दो की बात करते हैं तो उसमें कृषि का क्षेत्र भी जुड़ा हुआ है। तीसरा, जब हम रोजगार दो की बात करते हैं तो आज की तारीख में लघु उद्योग हो, कुटीर उद्योग हो, हथकरघा हो, जितने भी छोटे बड़े उद्योग थे, यानी कि जहाँ पे हाथ से काम होता है, छोटी मोटी मशीनों से काम होता है, आज वो रोजगार पूरी तरीके से बंद हुआ है। पिछले 10 साल का आंकड़ा है 6 करोड़ इकाई थी लघु, कुटीर, मध्यम और सूक्ष्म उद्योग के, जिसको एमएसएमई सेक्टर ये लोग कहते हैं। तो लघु, कुटीर, सूक्ष्म और मध्यम उद्योग के 6 करोड़ में से करीब करीब 3 करोड़ इकाइयां हिंदुस्तान में बंद हो चुकी है। अब उसका भी कारण यह है कि जब आप विदेशी सामानों से भारत को भर देंगे तो निश्चित रूप से जो यहाँ का जो उद्योग धंधा है वो चौपट होगा, बर्बाद होगा। तो इसलिए उनको भी हम कहते हैं कि रोजगार दो की इस यात्रा में आप लोग भी जुड़िए, जिनके चाहे वो बुनकर हों और या तमाम छोटे मोटे काम करने वाले जितने भी लोग हैं, उनको भी हम अपील कर रहे हैं कि इस यात्रा में जुड़िए। जब हम रोजगार दो की बात करते हैं तो इसके साथ साथ जो लोग आज बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं, चाहे वो शिक्षा मित्र हों, चाहे वो आंगनबाड़ी हों, चाहे आशा बहुएं हों, चाहे मनरेगा के मजदूर हों, तो चाहे वो अपने ओल्ड पेंशन की मांग कर रहे हमारे ओपीएस एसोसिएशन के लोग हों, तो मुझे लगता है कि वो लोग भी कहीं ना कहीं रोजगार से जुड़ी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई पेंशन के लिए लड़ रहा है, कोई तनख्वाह बढ़ाने के लिए लड़ रहा है, कोई अपने आप को नियमित कराने के लिए लड़ रहा है। तो इस रोजगार दो की यात्रा में उनका भी हित जुड़ा हुआ है। उनसे भी हम अपील करते हैं कि वो भी हमारी यात्रा के साथ जुड़े। और आप ये भी कह सकते हैं, रोजगार सेवक से लेकर तमाम लोगों तक की मांग संसद के अंदर हो चाहे सड़क पर हो, हम लोगों ने मजबूती से उठाने का काम किया है। अब दूसरा विषय है सामाजिक न्याय दो। जब हम कहते हैं सामाजिक न्याय दो, तो सामाजिक न्याय दो में सबसे बड़ा जो इस समय संकट देखने को मिल रहा है उत्तर प्रदेश में खास तौर से,
कि समाज के जो दलित हैं, पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक हैं, खासतौर से मुसलमान हैं, उनके साथ घोर अत्याचार उत्तर प्रदेश में जाति के नाम पे और धर्म के नाम पे चल रहा है। तो और एक सरकार ने तरीका भी बना लिया है कि अगर किसान आंदोलन करेगा तो वो खालिस्तानी है, नौजवान आंदोलन करेगा तो देश विरोधी है। तो इसलिए कोई भी आज की तारीख में लद्दाख में आंदोलन होगा तो वो चीन के समर्थक हैं, पाकिस्तान के समर्थक हैं, सोनम वांगचुक जैसे देशभक्त को और समाज सेवी को जेल में डाल दिया जाएगा। तो परिस्थितियां कुल मिला के सब कुछ आपके सामने खुली किताब की तरह है। तय आपको करना है कि हमको सुस्त होकर ऐसे बैठे रहना है या फिर कुछ काम करना है। दोनों में अपने फायदे और नुकसान है। सुस्त रह के आराम से घर पे आप बैठे रहिए, कोई चिंता की बात नहीं है, 2 टाइम खाना मिल ही रहा है, 5 किलो राशन मोदी जी दे ही रहे हैं, आराम से खाना खा के सोइए। लड़के नौकरी करें ना करें, उत्तर प्रदेश आज जितना पिछड़ा है और पिछड़ा हो जाए उससे कोई फर्क, अगर आप मानते हैं कि आपकी सेहत पे नहीं पड़ रहा है तो भी आराम है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, अगर मन में कहीं ना कहीं बेचैनी है और आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी जो शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन काम करके जिसने दिखाया 10 साल में दिल्ली में, या पंजाब में हमारी सरकार मोहल्ला क्लिनिक हो, शिक्षा के स्कूल हो, 300 यूनिट बिजली फ्री हो जैसे काम कर रही है पार्टी, तो अगर आपको लगता है कि इस पार्टी से कुछ उम्मीद है कि गरीबों के सरकारी स्कूल हम बेहतर कर सकते हैं, नौजवानों को हम रोजगार दे सकते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम कर सकते हैं, जिन उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में मोमबत्ती से ऑपरेशन हो रहा है और बेड पे कुत्ते बैठे रहते हैं, उन अस्पतालों को हम बेहतरीन कर सकते हैं। कृषि क्षेत्र में जो आज किसान मरने के लिए मजबूर है उसका हम भला कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा दिल से लगता है तो आप पार्टी के लिए काम कीजिए। जाहिर सी बात है, आज की तारीख में कोई ना कोई काम करने के पीछे आदमी अपना स्वार्थ पहले देखता है, देखना चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि पार्टी का संगठन बढ़ने से आपका अपना हित भी है, आप चुनाव लड़ सकते हैं, चाहे पंचायत का, चाहे सभासदी का, चाहे विधायकी का, चाहे सांसदी का। आपको लगता है कि आप पार्टी में काम करके, मेहनत करके, पार्टी का विस्तार करके चुनावी राजनीति में सफलता पा सकते हैं, जिला पंचायत का चुनाव है उसमें सफलता पा सकते हैं, तो भी वो एक आपके लिए अपना निजी सोचने का एक तरीका होगा। मैं उसको निजी स्वार्थ तो नहीं कहूँगा, लेकिन अपने राजनीतिक कद में उन्नति के लिए आप एक इस बात को भी मान सकते हैं कि भाई जब तक पार्टी नहीं बढ़ेगी तब तक हम लोग चुनाव नहीं जीत सकते। और अगर पार्टी को बढ़ाना है तो आम आदमी पार्टी को तो कोई धर्म के नाम पे वोट नहीं देगा। ना आम आदमी पार्टी ये बोल सकती है कि भाई हम हिंदू हैं इसलिए हमें वोट दीजिए, या हम मुसलमान हैं इसलिए हमको वोट दीजिए, या हम सिख हैं हमको इसलिए वोट दीजिए, या हम ईसाई हैं हम इसको इसलिए हमको वोट दीजिए, या हम जातियों का नाम लेके भी नहीं बोल सकते कि हम फला जाति के हैं इसलिए हमको वोट दीजिए। तो हमको तो बात काम की करनी होगी और लोगों की जिंदगी के जुड़े हुए मुद्दे उठाने पड़ेंगे। और 2 बड़े मुद्दे हैं इस वक्त उत्तर प्रदेश में, नंबर 1 रोजगार दो और दूसरा सामाजिक न्याय दो। तो इन 2 मुद्दों को लेकर पदयात्रा है 31 अक्टूबर से, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को लौह पुरुष कहा गया और उन्होंने आरएसएस जैसी संस्था पर प्रतिबंध लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि आरएसएस उस जमाने में भी नफरत फैलाने का काम करती थी। क्या किया है आरएसएस ने? हो सकता है बहुत सारे नई पीढ़ी के लोग ना जानते हो। जब इस देश में ये कार्यक्रम बनाया कांग्रेस ने उस वक्त आजादी के आंदोलन में कि भाई गांधी जी ने कहा पूरे देश में तिरंगा झंडा फहराया जाएगा, उसके विरोध में आरएसएस वालों ने कहा कि हम तिरंगा झंडा नहीं फहराएंगे, हम भगवा झंडा फहराएंगे। 52 साल तक आजादी के बाद इन्होंने अपने नागपुर के मुख्यालय पे तिरंगा झंडा नहीं फहराया। इन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या कराई। नाथूराम गोडसे के समर्थक हैं ये लोग। और इतना ही नहीं कि सिर्फ नाथूराम गोडसे के समर्थक हैं, ये लोग जिन्ना के भी समर्थक हैं। ये बात शायद आप लोगों को नहीं पता होगी, मुस्लिम लीग जो थी जिन्ना की, उसके साथ 3 राज्यों में मिलकर उस वक्त आरएसएस और हिंदू महासभा के लोगों ने सरकार बनाई थी। अब ये कौन से लोग हैं? श्यामा प्रसाद मुखर्जी को आप जानते हो, क्या नारा लगाते हैं भाजपा के लोग और आरएसएस के लोग? जहां हुआ बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। कहते हैं नहीं कहते हैं? कौन थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी? जनसंघ के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष। जनसंघ कौन है?
जनसंघ जहां से भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ। जनसंघ वो संस्था है जो आरएसएस से निकला हुआ राजनीतिक दल था। उसके पहले अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। उनकी एक चिट्ठी है, आप कहेंगे आपके मोबाइल पे मैं भेज दूंगा। उन्होंने अंग्रेज गवर्नर को चिट्ठी लिखी थी 1942 के आजादी के आंदोलन में कि हिंदुस्तान में चल रहे इस आजादी को पाने के आंदोलन को, यानी कि जिस आंदोलन का नाम था करो या मरो, जिसमें अगस्त क्रांति जिसको हम लोग कहते हैं 1942 का आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन कहते नहीं कहते हैं, सबसे बड़ा आंदोलन हिंदुस्तान की आजादी के लिए उस वक्त हुआ भारत छोड़ो आंदोलन। और उसमें क्या चिट्ठी लिखा था श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने? वो चिट्ठी की कापी एक एक मोबाइल पे होनी चाहिए और वो मैं भेज दूंगा। उसमें अंग्रेज गवर्नर को श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने लिखा था कि इन क्रांतिकारियों के आंदोलन को, इस भारत छोड़ो आंदोलन को कुचल देना चाहिए। और हुजूर माई बाप हम आपके साथ हैं, हुजूर माई बाप हम आपके साथ हैं। ये है आरएसएस, ये आरएसएस, ये इनकी सच्चाई जो लोगों को पता ही नहीं है। ये राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं, जिन्ना के साथ ये रहे हैं। 3 राज्यों में मुस्लिम लीग की जिन्ना के साथ सरकार बनाने का काम हिंदू महासभा और आरएसएस के लोगों ने किया। कहां कहां? बंगाल में, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर में, उस वक्त के सिंध में। ये सच्चाई है। इतना ही नहीं, जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था तो उस समय आरएसएस के लोगों ने हिंदुस्तानियों से कहा कि आप अंग्रेजों की सेना में भर्ती हो जाइए, आप अंग्रेजों की सेना में भर्ती हो जाइए, उन अंग्रेजों की सेना में जो भारत को गुलाम बना के रखे थे। तो ये इतिहास है, ये सच्चाई है। इस सच्चाई को आप लोगों को बताना पड़ेगा। जो फर्जी लोग हैं वो राष्ट्रवादी बन के घूम रहे हैं और जो सच्चे देशभक्त है वो देशद्रोही बन के घूम रहे हैं। है कि नहीं है? है ना? तो इसलिए इनको बेनकाब करना है, इनकी सच्चाई को बेनकाब करना है। काम थोड़ा मुश्किल है, आपको मेहनत ज़्यादा लगेगी, लेकिन तय भी आपको करना है, वो आपके ऊपर है। आपको लगता है आराम करने से आपका भला है, एकदम आराम कीजिए, कोई दबाव नहीं है। सोना भी अच्छी चीज़ है, कोई बुराई बात नहीं। आपको लगता है पार्टी संगठन बढ़ाना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और ना तो मैं घर पे बैठता हूँ और ना आपको बैठने दूंगा। अगर मेरे साथ काम करना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, और नहीं काम करना है तो फिर आराम कीजिए। इसलिए आज जो बातें आप लोग कहिएगा, ये मान के चलिए 15 दिन पदयात्रा में आपको समय देना है। और इस पदयात्रा के दौरान जो जनता के 2 बड़े बुनियादी मुद्दे हैं, उसमें शिक्षा भी आ जाएगा, रोजगार भी आ जाएगा, सामाजिक न्याय से जुड़े हुए तमाम मुद्दे आ जाएंगे। अभी बरेली में आप देखिए क्या कर रहे हैं, बुलडोजर चला रहे हैं। बुलडोजर को एक ऐसा हथियार बीजेपी ने बना लिया है कि जब ये बुलडोजर चलता है तो ये प्रचारित करते हैं, देखो सलीम के घर पे बुलडोजर चल रहा है, देखो रहमान के घर पे बुलडोजर चल रहा है, देखो कलीम के घर पे बुलडोजर चल रहा है, देखो मोइनुद्दीन के घर पे बुलडोजर चल रहा है। सब खुश हो जाओ, लड्डू बांटो, सब लड्डू बांटने में लग जाते हैं। कितना बढ़िया माहौल है। देखिए योगी जी के राज में कलीम का घर तोड़ दिया गया, सलीम का घर तोड़ दिया गया, मोइनुद्दीन का घर तोड़ दिया गया। बांटो लड्डू राजा, बांट रहे हैं सब लड्डू। लेकिन जब आप ऐसा करते हैं तो आप भूल जाते हैं वाल्मीकि समाज के 35 लोगों का घर इसी सुल्तानपुर में जमी दोज कर दिया गया, जिनके पास 2 वक्त के खाने की रोटी नहीं। आप भूल जाते हैं अयोध्या में हजारों हिंदुओं के घर तोड़ के जमी दोज कर दिए गए। आप भूल जाते हैं काशी कॉरिडोर के नाम पे सैकड़ों वर्ष पुराने मंदिर तोड़ दिए गए, हिंदुओं के घर तोड़ दिए गए, उनकी दुकानें तोड़ दी गई, उनके मकान तोड़ दिए गए। आप भूल जाते हैं कि दिल्ली के अंदर जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, हजारों हजार हमारे यूपी के, बिहार के, पूर्वांचल के, यहां तक कि मद्रास के, देश के अलग अलग हिस्सों के, बंगाल के जो लोग दिल्ली में रह रहे थे, उनके घर तोड़ के जमी दोज कर दिए। ये किसी के सगे नहीं है भाजपा वाले, ये जान लेना। और मैं
सीना ठोक के चुनौती देता हूँ, अगर पूरे हिंदुस्तान और खास तौर से उत्तर प्रदेश का अगर आंकड़ा निकालोगे, 95% हिंदुओं का घर तोड़ा गया है, 4-5% मुसलमानों का घर तोड़ा गया है। लेकिन मुसलमानों का घर जब तोड़ते हैं तो सारे मीडिया पे उसको प्रचारित करते हैं और प्रचारित करके लड्डू बांटते हैं। आप लोग भी खुशी हो जाते हो, चलो बहुत बढ़िया काम हो रहा है। योगी जी देखो बुलडोजर, वो कहते हैं हमारा नाम मत लिया करो। बाबा जी क्या कहते हैं, हमारा नाम मत लीजिए, योगी आदित्यनाथ मत कहिए, क्या कहिए हमको, बुलडोजर बाबा। बाबा बुलडोजर वाले हैं, बाबा बुलडोजर वाले, तो अपने आप को बाबा बुलडोजर कहलवाते हैं। तो अगर इस तरह की विध्वंसक राजनीति से हम लोग खुश हो रहे हैं तो हम अपना भी नाश कर रहे हैं। या आप मान के चलिए, एक तमाचा अगर इनको मारा जाएगा, मैं खामोश रहूंगा तो अगला नंबर हमारा आएगा। आएगा कि नहीं आएगा बताओ। जब शिक्षा मित्र वाले लड़ रहे थे तो शिक्षक लोग हंस रहे थे, बुरा मत मानिएगा, गलत तो नहीं कह रहा हूं। जब शिक्षा मित्र वाले आंदोलन कर रहे थे, लाठी खा रहे थे, सिर मुड़वा रहे थे, तो शिक्षक लोग हंस रहे थे। अब क्या किया बाबा जी ने, कहा बेटा 58 साल की उम्र हो गई, कमर टेढ़ी हो गई तुम्हारी, अब चल के टीटी पास करो। अब टीटी पास करो, नहीं तो नौकरी से बाहर हो जाओ। कर दिया नहीं कर दिया, बताइए। कर दिया। शायद 5 साल की छूट है, 53-54 में अगर आप हैं तो भी आपको देना पड़ेगा। परीक्षा दीजिए जाके बुढ़ापे में। तो अपना हित सोचिए, अपने परिवार का हित सोचिए, अपने बच्चों का हित सोचिए, लेकिन आपको सोचने की फुर्सत नहीं मिलती क्योंकि पूरे साल भर आपको बिजी रखा जाता है। भारतीय जनता पार्टी पूरे साल भर आपको व्यस्त रखती है। हाँ भैया क्या है, होली का त्योहार आया। अच्छा होली का त्योहार आया है, क्या करना है। वो संभल के एक सीओ ने कहा है अगर किसी मुसलमान को रंग से परहेज है तो अपना हाथ कटवा लो। तो अब संभल के सीओ ने कह दिया, इतना बड़ा वो तो भारत का प्रधानमंत्री है जो संभल का सीओ है, तो सारे टीवी चैनल पे वही दिखाया जाएगा कि जिस मुसलमान को रंग से परहेज है वो अपना हाथ कटवा दे, घर से बाहर न निकले। तो 1 महीना उसमें आप लोग व्यस्त रहेंगे। देखिए 1 महीने आप व्यस्त हैं, उसके बाद कांवड़ आ गया। हाँ भैया क्या आया है, कांवड़ आया, कांवड़ आया। इसमें क्या करना है, मुसलमानों की दुकान बंद करानी है, नेम प्लेट लगवाना है, मारना है, पीटना है, लड़ाई करना है, झगड़ा करना है। 1.5 महीना उसमें चला गया, 1-1.5 महीना उसमें आपका चला जाता है आराम से। फिर उधर से वो बयान देगा, उधर से अन्नो गोस्वामिया चिल्लाएगा। जितने ये सब टीवी चैनल पर टाई पहन के बैठे सब बौद्धिक आतंकवादी हैं, जान लीजिए। इनका नाम क्या है, बौद्धिक आतंकवादी, पढ़े लिखे आतंकवादी जो देश में समाज में जहर घोलने का काम कर रहे हैं, आपकी सोच को मार रहे हैं। 2 चीज है, आपकी शरीर को मारा जाता है या आपके विचार को मारा जाता है। तो जो आतंकवादी गोली चलाता है वो आपके शरीर को मार देता है, और जो आतंकवादी नफरत फैलाता है वो आपके विचार को मार देता है। मार देता है कि नहीं मार देता। तो एक हो गया हथियार वाला आतंकवादी और एक हो गया टाई वाला आतंकवादी, टाई कोट वाला आतंकवादी, जिसको आप कहते हैं बौद्धिक आतंकवादी। हमने इनका नाम रखा है अर्णव गोस्वामी जैसे लोगों का, प्यार से इनको आप बौद्धिक आतंकवादी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, बौद्धिक आतंकवादी। बौद्धिक आतंकवादी, इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट अंग्रेजी में अगर बोलना हो तो ये आपके विचार को मार देते हैं। तो दोनों अवस्था में आप मृत हैं। एक में आपका दिमाग काम करना बढ़ जाता है, दूसरे में आपका शरीर काम करना बंद कर जाता है। ऐसे खतरनाक लोग हैं। तो 1.5 महीने आपका कांवड़ में चला गया, फिर आया बकरीद का त्योहार, फिर 2-4 हमारे विधायक, कहीं बजरंग दल के नेता, कहीं विश्व हिंदू परिषद के नेता, मीट की दुकान बंद करो, नहीं बकरा कटेगा,
आखिर खून ही क्यों बहाना है, क्यों कुर्बानी देनी है? 1-1.5 महीने उसमें चला गया। फिर आएगा दिवाली के त्योहार, हाँ भैया हम पटाखा लगाएंगे, हे भैया तुम्हारे बच्चे फड़फड़ा जल जाएगा, नहीं नहीं हम तो पटाखा लगाएंगे, हे भैया तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं फड़फड़ा जल जाएगा, नहीं नहीं हम तो पटाखा लगाएंगे। सारी भाजपा पटाखा लगाने में लग जाती है, 1-1.5 महीने उसमें चला जाता है। फिर ईद का त्योहार आता है, गले मिलना है तो कैसे मिलना है, जाना है कि नहीं जाना है, 1-1.5 महीने वहां चला जाता है। अभी नवरात्रे आया है, इसमें आपका बढ़िया एक अच्छा खाता 1-1.5 महीने चला गया। दुकान बंद करानी है, मीट की ये है वो है? हिंदुस्तान में नॉन वेजिटेरियन कितने हैं पता है आपको? कितने नॉन वेजिटेरियन है पता है? नहीं पता है? मांसाहारी लोग कितने हैं? 70%। और मुसलमानों की आबादी कितनी है? 20%। तो ये 50% कौन खा रहा है? कौन खा रहा है? भाजपा वालों ने गोवा के अंदर अपने घोषणा पत्र में लिखा था, घोषणा पत्र में, कि बीफ की सप्लाई में कोई कमी नहीं होगी। क्या लिखा था? कि बीफ की सप्लाई में कोई कमी नहीं होगी। मेघालय में भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में लिखा था, बीफ की सप्लाई में कोई कमी नहीं होगी। तो योगी बाबा जी के लिए उत्तर प्रदेश में गाय गौ माता है, अब गोवा में भाजपा वाला खाता है, मेघालय में भाजपा वाला खाता है कि नहीं है? लेकिन ये सब बातें आपको बताई नहीं जाती, क्योंकि इसमें मजा खराब हो जाता है। मजा तो उसी में गया, बहुत बढ़िया बुलडोजर चला सलीम और घरे पर, दुकान तोड़ दिन दो गए, बजाओ लड्डू साले, है कि नहीं है? अभी बरेली में भी यही चल रहा है। भाई कोई आदमी अपराध करे, उसके खिलाफ कानून में धारा है, कार्रवाई कीजिए, हम मना नहीं कर रहे हैं। कानून में धारा है, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कानून की उस धारा के मुताबिक काम कीजिए, तब तो न्याय है। आप सिलेक्टेड तरीके से अगर काम करेंगे तो कैसे काम बनेगा? तो इसलिए बुलडोजर नीति पे जो लोग खुश होते हैं, इनको आप ये पक्का मान के चलिए कि ये अपने विनाश को आमंत्रित करते हैं। मैं बनारस में देख के आया, संत रविदास गेट के सामने 43 दुकानें तोड़ दी गई, जिसमें एक दुकान चाची की कचौड़ी की 100 साल पुरानी थी और 70-80 साल पुरानी पहलवान लस्सी की दुकान थी। 43 दुकान जमी दोज कर दी गई, सब भाजपा के समर्थक थे, एक मुसलमान नहीं था। तो आपको बर्बाद करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या खोजा है भाजपा ने? कि 2-4 मुसलमान को तंग करो, फिर सबकी जेब काट लो। जैसे हम खड़ा है इसे देखते हैं, सलीम का घर टूटता है बुलडोजर से, पीछे समाज जेब कटता है। जब कतरा पार्टी ने आपकी जेब काट दी, तो ना महंगाई पे बोलना है, ना शिक्षा चाहिए, ना स्कूल चाहिए, ना अस्पताल चाहिए, ना रोजगार चाहिए। क्या चाहिए? मुसलमान के ऊपर डंडा बजाइए, 4 डंडा मारिए, इससे सारी व्यवस्था ठीक हो जाएगी। यही तो प्रचारित कर रही भाजपा। तो रोजगार दो और सामाजिक न्याय दो की जब हम यात्रा लेके निकले हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से जाति और नफरत की राजनीति का अंत होना चाहिए, इसका समापन होना चाहिए।
और अगर इसका आप समापन करना चाहते हैं तो अपनी जिंदगी से जुड़े हुए बुनियादी मुद्दों को राजनीति के केंद्र में लाना पड़ेगा। और इसलिए आप लोग इस राज यात्रा का हिस्सा बनिए और शिकायत जो संगठन को लेके होगी वो बाद में करते रहिएगा। इस यात्रा में कैसे क्या सहयोग कर सकते हैं इसके बारे में बताइए। और मैं इमरान जी से चाहूँगा 2-2 मिनट सभी जिला अध्यक्षों को टाइम दीजिए, अपने प्रांतीय पदाधिकारियों को टाइम दीजिए और मीटिंग आगे। प्रेस वाले आ गए भाई? हाँ, तो प्रेस की बात आ जाइए। इसको अनिल इसको बंद करो।